टाइम सीरीज ग्राफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का ही है, टाइम सीरीज का ग्राफ। और इसे अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इसे कहते हैं अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, ठीक है ना। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी इसे कहते हैं। और कहता है जब भी वैल्यूज जो होती है ना वेरिएबल्स की, उसको रिकॉर्ड करा जाए विद रिस्पेक्ट टू उसके टाइम के अकॉर्डिंग। जो भी वैल्यूज है वेरिएबल की, उसको टाइम के रिस्पेक्ट, देखिए टाइम ग्राफ बनाना है, सारा ग्राफ टाइम के बेसिस पे ही होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहला पार्ट आता है वन वेरिएबल ग्राफ, मतलब कंपैरिजन एक वेरिएबल के ऊपर हो। आपको डाटा दे दिया 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ऐसे। और इस कंपनी है या मान लो कोई भी है, जहां पर उसका प्रॉफिट दे दिया नीचे कि इस साल प्रॉफिट 7 करोड़ हुआ, 10 करोड़ हुआ, 25 करोड़ हुआ, 15 करोड़ हुआ, 18 करोड़ हुआ, 20 करोड़। और कहेगा आपसे कि आप एक ग्राफ बनाओ, टाइम सीरीज ग्राफ। तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है। इस साइड आपको सारे ईयर डालने हैं, 2018, 19, 20, 21, 22, 23। और जो जो वैल्यू मेरे भाई वो वैल्यू डालनी है। 5-5 का गैप रख दो, 5, 10, 15, 20, 25। 2018 में 7 है तो करीबन यहाँ पे आ गया। 2019 में 10 है तो करीबन यहाँ पे आ गया। 2020 में 25 है तो मेरे भाई यहाँ हो गया। 21 में 15 है तो मेरे भाई यहाँ हो गया। 22 में 18 है तो मेरे भाई यहाँ पर हो गया। और 23 में 20 है तो मेरे भाई यहाँ हो गया। अब इसको आपको ऐसे ज्वाइन करा देना है, वन वेरिएबल बार ग्राफ। कोई दिक्कत समझ में आ गया। अगर इसी के नीचे मैं एक और डाटा दे दूं, मतलब यहां मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि इंपोर्ट कितना था एक कंपनी का करोड़ में, और एक्सपोर्ट कितना था एक कंपनी का। अगर मैं एक्सपोर्ट में लिखूं मान लो 10, 15, 20, 25, 30, 35 कर दूं, तो इसी डाटा को कैसे बनाओगे? 10, लेकिन अब इसको अलग से शेड करना। 10 के बाद 2019 में 15, फिर अपना 2020 में यहाँ पे 21 में 25 ऐसे। तो इसको कैसे बनाओगे? मतलब इसी पे बनेगा, जैसे इसी पे एक ग्राफ बन जाएगा, ऐसे बन सकता है। ये क्या होगा? ये होगा टू वेरिएबल ग्राफ। यूनिट सेम होगी, दो बनाने होंगे एक ही। और इसको आप ऐसे डॉट डॉट दिखा देना, जहां पे आप ये लिख देना कि हम इंपोर्ट को दिखा रहे हैं ऐसे से स्केल में इंडेक्स के अंदर, और एक्सपोर्ट को दिखा रहे हैं ऐसे डॉट डॉट करके। बस, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत मेरे भाई? लेकिन एक चीज और हो सकती है इसी ग्राफ में, जस्ट लास्ट में हमें समझना है एक और बात। इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हो, इसी ग्राफ में आप एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हो एक्सपोर्ट की। मतलब क्या हुआ मैं समझाना चाह रहा हूं। ये तो डाटा आसान था, सेम इसी डाटा को अब मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान समझ। एक्सपोर्ट है दोनों कंपनी के, मतलब मान लो एक्सपोर्ट इन मिलियंस या टन्स, ये भी एक एक्सपोर्ट ही है और ये भी एक्सपोर्ट ही है, ठीक है। 2018 में इसका 15 था, इसका 120, इसका 27, इसका 260, इसका 35, इसका 325, इसका 30, इसका 280, इसका 45, इसका 460, इसका 52, इसका 595। इस केस में आपको एक कॉमन एवरेज लाइन बनानी होती है। ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता। आप समझ पा रहे होगे क्यों? तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान समझना। यहां तो लिखना वही अपना 0, और वैल्यू ऐसे क्या 10, 5 के पहाड़े से बढ़ा दो। जब 0 से 10 कर लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60। और इसमें यहां पे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इधर ग्राफ बनाओ 100, 200, 300, 400, 500। अब बनाएंगे कॉमन एवरेज लाइन। वो कैसे निकलेगी? इसका एवरेज निकाल लो, ठीक है। एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट, जिसका 1, इसका एक्सपोर्ट, इसका एवरेज। एवरेज मतलब मीन। क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे और डिवाइड बाय जितना भी है। फॉर एग्जांपल एवरेज 34 आ गया,
इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है ना। 120, 260, 325, 280, 460 सारे जो टन्स में है उसको भी सबको जोड़ोगे और डिवाइड बाय 6, आंसर आ जाएगा 340। फॉर एग्जाम्पल दोनों का एवरेज आ गया। अब इसको आपको स्केल पे मार्क कर देना है। 34 कहाँ पर होगा, यहाँ पे, और 340 यहाँ स्केल पे मार्क कर देना है। और अपने ग्राफ बना दो। ग्राफ मतलब कैसे बन रहा है इसका, अब देखो इसको समझना है, इसको इसी हिसाब से बनाना है। 2018 में इसका 15 है, 15 मान लो यहाँ होगा। फिर 27 है 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में, 23, 19 में कितना है मेरे भाई, 27। 20 में कितना है, 35, यानी कि यहाँ 21 में 30, 22 में 45 और 23 में 52। बन गया ग्राफ। इसके बाद इसको इस राइट वाले के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर दो। 120 कहाँ होगा, 2018 में 120 कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरीके से। और 260, 2020 में 325, मान लो इससे थोड़ा नीचे होगा। 21 में 280, थोड़ा और नीचे होगा। 22 में 460, मान लो यहाँ होगा। 23 में 595, मान लो यहाँ होगा। इसको ज्वाइन कर दो। मतलब अभी जो आपको पिछला समझाया, अगर उनका वैल्यूज सेम है तो बनाना बड़ा आसान है। वैल्यूज सेम ना हो तो एक कॉमन लाइन बनानी है आपको, जिसको कहा जाता है कॉमन एवरेज लाइन, जिससे आप दोनों ग्राफ को कंपेयर कर सको, एक वैल्यू ला के एवरेज दोनों का निकाल के। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा जहां आप आराम से चीजों को बना सको। इसके इस एवरेज ग्राफ के अगर हम फायदे पढ़ें तो फायदा अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव है, ठीक है ना, सिंपल है, अच्छे से डाटा को प्रेजेंट कर देता है, यूजफुल है दो डाटा को कंपेयर करने के लिए जब दोनों ही एक साथ बनाने हो, कि देखो जी हमारा यहाँ तक हमारा ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आपका नीचे है। फिर ये देखो अभी नीचे जा रहा है, ये वाला नीचे है, लेकिन एक टाइम बाद इसने छलांग मार ली और इसने ज्यादा नहीं मारी, इस तरीके से। अब देखो ना, आपका मन में एक सवाल समझो, एक कंपनी इतने में एक्सपोर्ट कर रही है और एक कंपनी इतने में एक्सपोर्ट कर रही है, आपको भी ये तो ज्यादा अमीर कंपनी है, तो इसको क्यों कंपेयर कर रहे हो छोटे से। भाई कंपैरिजन तो हो ही सकता है, इसका इसके बेसिस पे कंपैरिजन बनाया, इसका इसके बेसिस पे, फिर दोनों में एक एवरेज कॉमन लाइन बनाई, कॉमन एवरेज लाइन, जिसको ड्रॉ करा, और दोनों को मैंने स्केल पे ड्रॉ करा, इसको इसके बेसिस पे चलाया और इसको इसके बेसिस पे चलाया, और फिर मैंने चेक करा, देखो ये वाली कंपनी ज्यादा फायदा दिख रहा है इससे। इसका मतलब ये कंपनी एक्चुअल में तो अपने हिसाब से तो कम ही कमा रही है, लेकिन कंपैरिजन में भी ये कम कमा रही है। इसका चलो पहले में ज्यादा है तो उसका उसको पीछे से ही कंपेयर करोगे ना, तो इसका ग्राफ शुरू में नीचे चलता जा रहा है, लेकिन 2022 और 23 में इस कंपनी ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया, लेकिन इस कंपनी ने 2018, 19, 20 में ज्यादा एक्सपोर्ट किया। भले इसका एक्सपोर्ट कम है लेकिन फिर भी ज्यादा माना जाएगा। समझ पा रहे हो मेरे भाई, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और जो भी एक पोजिशनल एवरेज होती है उसकी आपको लोकेशन पता चलती है, कोई मैथमेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए आपको। ग्राफ बनाया, कंपेयर कर लो बस। कोई मैथ्स की नॉलेज लगानी पड़ रही है कि आपको कि कब किसका ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं, ग्राफ देख लो, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। और ये प्रिडिक्शन करने में हेल्पफुल है कि देखो अब ये कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही है और मार्जिन बड़ा ज्यादा है, तो अगले साल ये बहुत ज्यादा और मुनाफा कमाएगी, ऐसा ऐसा। और लेकिन नुकसान क्या है, इसमें मिसयूज हो सकता है और ये सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होती, हो सकता है भाई एक्यूरेट ना हो, और ढंग से कंपैरिजन भी नहीं है इसका। बस इसमें बेटा इतना ही है और कुछ नहीं है। हमारा टाइम सीरीज खत्म हो गया। कोई दिक्कत है टाइम सीरीज में? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जिसमें आप बात करते हो मीन के बारे में। हम मेरे भाइयों नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, मीन के अंदर मिसिंग वैल्यू निकालने का। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो इससे पहले एक एग्जांपल करते हैं। कह रहा मीन जो है ना, मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 इज 25।
4 आइटम्स आर 10, 25, 35 एंड 40। फाइंड फिफ्थ, पांचवा निकालो। कितनी सीरीज की? 5। कितने नंबर जोड़ोगे? 5 नंबर जोड़ोगे। डिवाइड किससे करोगे? कितना आंसर आएगा? 25 आएगा। पहले 4 आपको दे रखे हैं, 25 और 35, 60, 40 और 10, 110। 4 नंबरों को जोड़ के, और पांचवा हमें नहीं पता, तो लिख देना फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 5 बराबर में 25। 5 को उधर ले जाओ, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 110 प्लस फिफ्थ नंबर इज इक्वल टू 5 गुना में 25। इधर जाके क्या हो जाएगा? 125, 110 उधर जाएगा, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? 15। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत खतरनाक है। इसमें मिसिंग तो अलग छोड़ो, मीन दे देगा और बोलेगा कि इसका मीन गलत निकाल लिया, सही निकाल के दो। 5 कम था, 5 ज्यादा निकाल दिया, पता चला ऐसे 81 लिखना था, 5वें नंबर पे 85 लिख दिया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का दूसरा क्वेश्चन। मार्क्स दे रखे हैं 30, 35, 40, 50, 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 2, 3, 4, 6 और 4। कह रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। कहता है अगर मीन 50 है तो जो मन करे वो लगा लो। जब ना एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा लेना डायरेक्ट। इसमें तो क्या है, मिड वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है, वरना अगर क्लास इंटरवल होता तो आप मिड वैल्यू लिखते पहले इनकी। ऑलरेडी मार्क्स दे रखा है, इसको x मानो और fx कर लो। 1 तिया 30, 2 इंटू 35 70, 4 तिया 120, 4 इंटू एक्स 4x, 6 पंजे 30, 4 इंटू 75 300। इसको जोड़ दो, 300 300 600, 600 और 220 820, और जमा में क्या? ये आपका क्या है? सिग्मा fx, और यहां से आपका क्या निकलेगा? सिग्मा f। 6 4 10 4 14, 3 17, 2 19 और 1 20। मीन x बार लिखते हो किसके बराबर? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड है ये, ठीक है ना। सिग्मा एक्स कितना, मतलब मीन आपका 50 है, सिग्मा एफ एक्स क्या? 820 जमा 4x और नीचे क्या? 20। इसको इधर ले जाओ, 2 इंटू 50 1000, 20 इंटू 50 1000 बराबर में 820 जमा में 4x। इधर आएगा, 1000 में से क्या घटाओगे? 820 बराबर में 4x। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 820 कितना होगा? 180। 4x, x इज इक्वल टू 180 को जब 4 से भाग करोगे आंसर इज 45। कोई दिक्कत मेरे भाई? मतलब यहाँ जो मिसिंग क्वेश्चन था वो इसमें था। अगर मिसिंग क्वेश्चन ऐसा आ जाए 5, 15, 25, 35, 45, 55 और आपको फ्रीक्वेंसी में मिसिंग वैल्यू दे दे 5, 7, क्वेश्चन मार्क 18, 5 और 3, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। और मीन आपको दे रखा है 29। पहले तो वही सिग्मा एफ आई एक्स आई, 5 पंजे 25, 15 सत्ते कितना होता है मेरे भाई? 105। इसको आप x मान लो या f मान लो, फ्रीक्वेंसी है तो f मान ले करो, क्या हो जाएगा? 25f। 630 आया मेरे भाई। 5 इंटू 45 कितना? 225। 3 इंटू 55, फिर आपने इस तरफ फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे, 5 7 12, 12 8 30, 30 और 8 38 प्लस f मान लो चलो, और इस तरफ आप लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई 1150 प्लस 25f, क्योंकि ये सारे जुड़ जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये अलग रह जाएगा। मीन अपना 29 है, जो कि बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मेरे भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा? 50 प्लस 25f, और नीचे क्या होगा? 38 जमा f बराबर में 29। 38 29 से गुणा करो, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27 एंड 7 34, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, 1102 प्लस 29f प्लस 1150 प्लस 25f,
25F को यहाँ ले आओ, 1102 को उधर भगा दो तो 29F है। 25F इधर आ जाएगा तो माइनस का 25F, उधर 1150 है, उधर जाके 1102 हो जाएगा। 1150 में से 1102 जाएंगे, 48 बचेगा। 4F, F इज इक्वल टू 48 बटे में 4, आंसर इज 12, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी 12 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। अगर बाय चांस ये क्लास इंटरवल वाली सीरीज का क्वेश्चन आता तो उसमें क्या होता बता देता हूँ। यहाँ क्लास इंटरवल होता 5 है, मान लो 0 से 10 होता, 10 से 20 होता, 20 से 30 होता, 30 से 40 होता, 40 से 50, 50 से 60। अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिर्फ एक, तो अगर क्लास इंटरवल का होता तो वही पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ती, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, तब भी वही करना पड़ता, बस एक स्टेप बड़ा करना पड़ता। ये क्लास इंटरवल होता है, इससे क्या निकालते और फिर एफ आई एक्स है, फिर वही सेम तरीका। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। चलो अब मीन इन स्पेशल केस, अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केस। कुछ स्पेशल केस होंगे जहां पर आपको मीन निकालने को कहेगा। सबसे पहला केस कि अगर फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दे दे, मतलब लेस देन या फिर मोर देन दे दे और आपको कहे कि मीन निकालो, तो डेटा में आपको लेस देन दे देगा, उसको नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना और फिर लेस देन या मोर देन। मैं एक डेटा लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ कंपनी 5, 22, 48, 60, 83 और 100। 20 से कम हो सकता है ना? हाँ, कितने का फर्क है? 10 का। तो इधर कितना रहा होगा? अगला, 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 अगला। ठीक है मेरे भाई, 20 से कम में 5 है तो 10 से 20 में भी कितने होंगे? ये आपकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन 30 से कम में अगर आप देखोगे तो पूरा 22 है और उस 22 में ये भी इंक्लूड होगा। तो आप जब 20 से 30 पे आओगे तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा 17। क्या है? 30 से कम। भाई 30 से कम की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि 30 से कम की बात कर रहा है। 30 से कम में क्या लिखा है? 22 लोग। लेकिन इस 22 में 30 से कम लोग हैं। 30 से कम में मतलब क्या एक भी जुड़ा होगा? हाँ, मान लो, चलो 10 से 20 मान रहे हो, चलो क्या 11 जुड़ा हुआ होगा इसके अंदर? आप बोलोगे हाँ भैया 30 से कम तो ये होता है। 12 भी होगा, 15 भी होगा, 18 भी होगा, 21 भी होगा, 25 भी होगा, 29 भी, ये सब 30 से कम हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आप लिख रहे हो 20 से 30, क्या आप 11 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो? आपको सिर्फ वही डाटा लिखना है ना जो 20 से 30 में हो। अब वो कैसे पता चल पाएगा? तो भाई 20 से कम में 5 लोग थे, लेकिन जब हमने 30 से कम पूछा तो यहां पर 22 लोग हो गए, यानी कि 5 लोग तो उसी के अंदर जुड़े हुए हैं अभी, उनको हटाओ। 48 में से अगला 22 हटाओ, क्योंकि जब आप बोलोगे 40 से कम, तो 40 से कम में ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि इस 48 में ये जुड़ा हुआ है 22। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26। इसमें कितना? 12। इसमें कितना? 23। इसमें कितना? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। और अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड लगाना है, डायरेक्ट लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ। हम इसमें डायरेक्ट नहीं, हम चलते हैं सबसे पहला सेकंड मेथड, शॉर्टकट। आपको लगाना शॉर्टकट मेथड। मेजरली आपको कोशिश करनी है हर मीन के क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाओ, डायरेक्ट मत लगाना, ठीक है? डायरेक्ट मत लगाना मेरे भाई। पहले एक्सआई निकालना पड़ेगा। क्या होगा? 15, 25, 35, 45, 55। मिडल वैल्यू निकाल ली। अब एक अज्यूम कर लो, 3 इधर 3 ऊपर, 35 को अज्यूम कर लो। डेविएशन निकालो, कैसे आएगा? x माइनस ए। इसमें से इसका क्या? -20, -10, 0, 10, 20, 30। अगर आप स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड सॉल्व कर रहे हो, अज्यूम मीन मेथड सॉल्व कर रहे हो, दोनों नाम होते हैं इसके, तो इतने पे काम खत्म है। लेकिन अगर आप यहीं पर अगर स्टेप डेविएशन भी करते तो इसको अब आप इनके गैप कितने 10-10 के ना, उससे डिवाइड करते तो ये हो जाता -2, -1, 0, 2, 1। कराता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करो। -100, -170, 0, 120, 460, 510।
कोई दिक्कत? यहां से आप निकालोगे सिग्मा एफ डी, 0, 6 और 2 8 और 1 9, 5 4 9 और 1 10, 1090, उसमें से माइनस करोगे 270, 0 2 10 में से 2 गया 8, 820। फॉर्मूला अज्यूम जो आपने करा है उसमें सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मतलब ये 40, 22 और 26, 48 और 12 60, 100 सिग्मा एफ आई कितना 100, ऊपर 820। फॉर्मूला अज्यूम क्या करा 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 820, नीचे 0 से 0 0 हटाया, पॉइंट लगाया, 35 में 8.2 जोड़ना है, 35 और 8 43.2, खत्म आंसर। ये अज्यूम मीन मेथड है। कोई दिक्कत अज्यूम मीन मेथड में? अगर इसको अज्यूम मीन मेथड से नहीं करना होता, इसको करना होता हमें सॉल्व स्टेप डेविएशन से, तो एफडी नहीं करना था, एफडी नहीं करना था। जो आपने निकाला भी इसको और छोटा करना है। डी डैश कैसे आएगा, डी अपॉन में जो भी आपका क्लास मार्क है, क्लास मार्क है, ठीक है ना, 10 लिख देना, आई लिख देना, आई, एच लिख सकते हो या फिर आई लिख सकते हो, एच या फिर आई, एच और आई मतलब हाइट डिफरेंस। -20 कितने का गैप है सब में, 10 10 का ना, 10 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा इसको 10 से डिवाइड करोगे, -2 -1 0 1 2 3। अब आपको करना क्या है, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करना है, इस एफ को, 5 दूनी -10, 17 इंटू 1 -17, 0 12, 23 इंटू 2 46, 13 इंटू 17 51, कुछ नहीं है, 820 आ रहा था ना, 82 आ जाएगा। समझ रहे हो ऐसा क्यों? पर जरूरी क्या है ना, ये 10-20 वाले में यही वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर 5 से डिवाइड करा होता या 20 से डिवाइड करा होता तो ही नहीं आ पाती सेम। अब देखो अगला फॉर्मूला, अज्यूम सिग्मा एफ आई डी डैश आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में आई, ए अज्यूम क्या है मेरे भाई, अज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई डी डैश आई 82, नीचे 100 और गुना में 1 0 से 1 0 1 0 हटा, पॉइंट, बात तो वही होगी फिर भी बस वो। अब बताओ क्यों करा होगा ऐसा, ऐसा क्यों करा? हाँ, कैलकुलेशन आसान करने को। कैलकुलेशन आसान पड़ी थी कि नहीं? देखो पिछले में 200 200 170 ऐसे आ रहा था, लेकिन इसमें और आसान कैलकुलेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक स्टेप और बढ़ जाता है। कैलकुलेशन आसान तो होती है लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाता है। इससे बेहतर क्या करें, डायरेक्ट मेथड मत करो, करना है तो शॉर्टकट कर लो अज्यूम मीन मेथड, क्योंकि इससे तो एक डिसेंट कैलकुलेशन बन जाती है। और कभी भी एलसीएम लेके सॉल्व मत करना, ऊपर इसको काटना, पॉइंट निकालना, फिर इसमें जोड़ना। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व मत करने लग जाना, बहुत से लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, मत करना। पूरा काटो, छोड़ दो, पॉइंट मारा काट दो, इसको जितना मैक्स टू मैक्स पॉइंट में ला सकते हो उसके साथ जोड़ दो। क्लियर है मेरे भाई? ये लेस देन और मोर देन है जिसको हम अरेंज करते हैं। अब मोर देन वाला आप समझ चुके हो, बस लेस देन से आप समझ लो। मेजरली मेरे को आपको मीन समझाना था मेरे भाई। अगर आपको डायरेक्ट मिड वैल्यू दे दे तो क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा तो डायरेक्ट मिड वैल्यू दे दे तो आसान है, क्योंकि मीन तो आप मिड वैल्यू करते ही हो, तो डायरेक्ट मिड वैल्यू दे दे तो निकाल लेना। लेकिन अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे दे 50 से 59, फिर 60 से 69 ऐसे दे दे, तो आप क्या करते हो, आधा इधर कम आधा इधर बढ़ा दो, आधा इधर कम आधा बढ़ा दो। ये क्या हो जाएगा 49.5, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और अब गैप कितने का हो गया 10 का, मिड वैल्यू भी 10 की बन गई, जो कल को काम आएगी आपके। तो फिर इसको ऐसे करके सॉल्व करना है। अगर आपको कल को ओपन एंड सीरीज दे दे, ओपन एंड सीरीज पता है कौन सी होती है, जैसे दे दो बिलो 75, फिर 75 से 150, फिर 150 से 225, ऐसे ऐसे चल रहा है पूरा, लेकिन लास्ट में लिख देगा 450 एंड ओवर, मतलब लास्ट वाली में ओवर लिख देगा और ऊपर वाली में बिलो लिख देगा। तो बस इसको ठीक करना है, और क्या है। 50-50 का गैप है, तो बिलो 75 में क्या होगा, 0 से 75, 450 में 75 और जोड़ दो, 450 से बाकी सारी बीच में तो दे ही रखिए। बस इतना ही करना है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें यही करना है। ओपन एंड सीरीज भी खत्म, और अनइक्वल क्लास इंटरवल अगर दे दे तब क्या करोगे। अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे दे, जैसे क्वेश्चन दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, 70 से 100, ठीक है ना, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे 8, 12, 30, 6, 4, तो यूं मत सोचना इसमें नई फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो सिर्फ हिस्टोग्राम में करना होता है। यहाँ जो है वो करो, मतलब फ्रीक्वेंसी
क्या है, गैप बराबर नहीं है ना, हमें क्या फर्क, हम तो मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू क्या होगी 10, इसकी क्या होगी, इसकी मिड वैल्यू होगी 5, इसकी 15, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी 55, 30 का गैप था, इसका कितना, ये मिड वैल्यू। और फिर इस मिड वैल्यू से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं।